नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल 25 सितंबर है, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का जन्मदिन है और इस मौके पर वो दोबारा राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। कुछ सवाल है और उन सवालों के साथ साथ हम उनसे जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे कि दोबारा राजनीति में सक्रिय होने का क्या कारण है और क्या करना चाहेंगे वो आने वाले दिनों में शहर की राजनीति को लेकर, शहर के विकास को लेकर। मेहता साहब, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपने निर्णय लिया है कि आप दोबारा राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, जी बताएं इस बारे में। पिछले 1.25 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था। एक्टिव की व्याख्या ये है, मैं कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाता नहीं था, मैं कोई पॉलिटिकल मीटिंग करता नहीं था, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं करता था। अगर आप देखेंगे तो मैं जनता के बीच में भी सार्वजनिक रोड हो, गटर हो, नाला हो, इनके लिए भी नहीं जाता था। मैं और अपना व्यवसाय यहाँ तक थे। केवल कोविड जैसी सिचुएशन में इंसानियत के नाते मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए। उस समय V4U के माध्यम से हमने एक काम किया, लेकिन काम जब किया तो उसके बाद लोगों ने कंटिन्यूसली मुझे कहा कि आपको वापस आना चाहिए। कुछ ने कहा हमारी गलतियाँ हुई, कुछ ने कहा मैंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपको मिस करते हैं। सब ने अपनी बातें रखी, लेकिन फिर भी मेरा मूड नहीं था उस समय भी। ऐसे करते करते समय 1.25 साल निकल गए बीच में। फिर इसलिए एक कैंपेनिंग चलाया, कैंपेनिंग के माध्यम से जनता का ओपिनियन लिया। तो करीबन 70,000 लोगों ने मुझे मिस कॉल करके ये मैसेज दिया कि आपको वापस आना चाहिए। और दूसरा, पार्टी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे डीमोरलाइज हो रही थी और बिखर रही थी। लीडरशिप नहीं होने के कारण लोकल लेवल पे कह रहा हूँ, बीजेपी वैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, स्थानिक लेवल के ऊपर अधिकतर जो कार्यकर्ता है वो मेरे साथ पार्टी में जुड़े थे। तो इसलिए उनकी सोच थी कि मैं वापस से सक्रिय हूँ और इस बिखरते देखते हुए कहीं नाव डूब ना जाए, इसके लिए फिर से मुझे लगा कि पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ता का मॉरल बढ़ाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ शहर के जो अधूरे काम हैं, जो जनता मुझे मिस कॉल के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास करते कि आप वापस आए, बहुत सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। और उस प्रेम के लिए मैंने निर्णय लिया कि 25 तारीख को, कल मेरा जन्मदिन है, उस दिन से मैं फिर से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करूं। अब मैं पब्लिक के बीच में अवेलेबल हूँगा। जनता चाहे मुझे फ़ोन करके जो भी उनकी समस्या मुझ तक पहुँचा सकती है या मैं उन तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। मेहता साहब, जैसे जिलाध्यक्ष रवि व्यास की नियुक्ति हुई उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर जो नेता है, ये मेयर है और बाकी के जो नगर सेवक, इन लोगों ने एक दबाव बनाया था आला हाईकमान के पास में कि हमको ये व्यक्ति मंजूर नहीं है और इसके पीछे पूरा आपका ही दिमाग था। क्या कहेंगे सर, आपका जो दबाव तंत्र था वो कामयाब नहीं हुआ? दिमाग नहीं, देखिए जब क्या होता है कि आपके परिवार में 4 भाई है, एक पिता है और एक निर्णय गलत होता है तो चारों भाग के पिता के पास जाते हैं। वो दबाव नहीं होता है ये कैसे हुआ इस बारे में। उसी तरह से उस समय यहाँ का नेतृत्व तो मैं ही करता था, इसलिए सभी लोग मेरे पास मिले कि ये कैसे हुआ। और ये प्रक्रिया जो थी वो हमें लगता है कि हमें विश्वास में लेके अगर करते तो हम अच्छा नाम रखते जो पार्टी हित का होता और शहर हित का होता। हर व्यक्ति का अपना मत है, तो हमारे मेजोरिटी 90 लोग का मत था कि कोई और अध्यक्ष होता तो शायद ये पार्टी और ज़्यादा तरक्की शहर में कर सकती। और फिर भी करना था तो कम से कम हमें पूछते तो हम बताते। उस बात को लेके सब लोग ने विरोध जताया था। अध्यक्ष तो किसी ना किसी को बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के बगैर पार्टी कैसे चलेगी? तो मैं तो कभी अध्यक्ष की बात, मैं तो अध्यक्ष रह के 10 साल 15 साल पहले मैं अध्यक्ष था। मैं उस पद से काफ़ी आगे निकल गया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं अध्यक्ष बनने का, लेकिन जो बने वो पार्टी को और सबको साथ में लेके चल सके, ये हमारी सोच थी। तो वो जब सोच पे खड़े नहीं होते तो हमने जाके विरोध प्रदर्शन हमारे लोगों ने किया था। और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे, मैं भले नहीं गया लेकिन मैंने भी व्यक्तिगत तौर से अपने नेताओं से इस शहर की परिस्थिति रखी। पार्टी के जो आला नेता है, एक तरह से उन्होंने उस निर्णय को कायम ही रखा। जिलाध्यक्ष पद आज भी जो कि एडवोकेट रवि व्यास के पास में ही बरकरार है। अब आगे जब राजनीति में आप पदार्पण कर रहे हैं दोबारा से, तो आप उनके साथ में काम करेंगे, उनके हाथ के नीचे काम करेंगे, या आप एक लीडरशिप की तरह उन्हें अपना, जैसे कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे उनकी तरह काम करवाएंगे? देखिए ऐसा है कि रवि व्यास भी मुझे मिल के गए थे कि आपकी लीडरशिप में मुझे काम करना है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, ये मैंने उनसे कहा। ये तो सत्य परिस्थिति है, कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। और उनको जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब पार्टी को जब मेरा विचार पता चला तो वो एज इट इज़ सब स्टॉप का स्टॉप ही पड़ा है। मतलब
मैं ये नहीं कहता कि वो अब जिला अध्यक्ष नहीं है या आगे होंगे नहीं या आगे होंगे, ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने जब अपना मत रखा और जब जो लोग आपने कहा सब लोग जब गए तो पार्टी को समझ में आया कि ये निर्णय जो है इसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है। अब विचार क्या करना है क्या नहीं करना है ये अभी तक वैसे का वैसे पेंडिंग ही है। और जो लीडरशिप करता है उसके नीचे अध्यक्ष काम करता है, अध्यक्ष के नीचे लीडर काम नहीं करता है। तो मैं उस पद के ऊपर हूँ, तो जो भी अध्यक्ष होगा वो साथ में मिलकर काम करेंगे और नेतृत्व में ही काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेहता साहब, जैसा अभी आपने पत्रकार परिषद में बताया कि पिछले 2 साल से शहर का विकास रखड़ा हुआ है, कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ऑनगोइंग थे वो सब ठप पड़े हुए। अब आपके आने से दोबारा उन्हें गति मिलेगी। सवाल यहाँ पर ये है मेहता साहब कि शहर के विकास के साथ साथ में आज जो जन सामान्य मानुस है, एक आम आदमी, उसके साथ में 3-4 अलग अलग मुद्दे जिसे वो काफ़ी दिनों से कोरोना के वक्त से फेस कर रहे हैं। जैसे लाइट का मसला है, बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, स्कूल की फीसें ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इस तरह के जो मसले, इस पर क्या आप ध्यान देंगे, क्या इस पर काम करेंगे, कोई ठोस काम लोगों तक पहुँचे और लोगों को राहत मिले? देखिए, जो मुझे लगता है कि नियम में होकर ये काम होना चाहिए तो स्वाभाविक है वो सारी चीज़ों के लिए मैं पब्लिक के साथ में खड़ा रहूँगा। जो चीज़ें नियम में नहीं है तो पब्लिक को समझाने का प्रयास करूँगा, और जो नियम में है नहीं मिल रहा है तो उससे प्यार से लड़के न्याय दिलाने का काम मैं करूँगा। मेहता साहब, ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि जैसा आपने कहा कि 2 साल से विकास नहीं हो पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय महानगर पालिका में सत्ता है और सब आपके लोग ही हैं, तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रूलिंग कर रही है वो सक्षम नहीं है? मैं सक्षम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा ये था कि उसके अंदर किसी भी अगर शहर को डेवलपमेंट करना है तो टैक्स के पैसे के ऊपर उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, सरकार का बैकअप लगता है। हम जब थे तो आपने देखा है कितनी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में आए और क्या क्या नहीं देखे गए, हज़ारों करोड़ रुपए इस शहर को दिए। ये हुआ, इसके लिए डेवलपमेंट। अब पिछले 2 साल से पैसा ही नहीं आया तो कॉरपोरेशन क्या करेगी? ऑन द कॉन्ट्री, कॉरपोरेशन का जो फंड था वो कोविड के अंदर था, इसलिए काम ही नहीं हो पाए। सिंपल सी बात है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे, सरकार से बात करें, नेताओं से बात करें, और इस शहर को न्याय दिलाने के लिए जहाँ पैसे की ज़रूरत है पैसे, कई सारे निर्णय बाकी है सरकार के प्रॉब्लम, जो यहाँ कुछ निर्णय होते हैं भाई हम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे। हाल ही में आपको बताओ कि कॉर्पोरेशन ने एक डिसीजन लिया था कि इस शहर के सारे रोड एक ही बार सीमेंट रोड कर दो, अगर पैसा नहीं है या तो लोन ले लो या किसी को ऐसा आदमी ढूंढो जो हमको इंस्टॉलमेंट में रोड करके देवे, लेकिन शहर को रोड मिले। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सरकार की परमिशन लगती है, तो ऐसे जो विषय प्रलंबित पड़े उसको मान्यता लाए तो कम से कम वो नहीं करे तो दूसरे से हम करा के लेवे। सर, कोविड की जहाँ तक आपने बात की तो कोविड में आपने आरोप लगाया था कि महानगर पालिका और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने करीब 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है वाहन के मुद्दे को लेकर। उस पर आपने ये कहा था कि न्याय लेने के लिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ तक जाएंगे। उस बात का क्या हुआ सर? क्या वो मुद्दा ठंडे बस्ती में पड़ गया? मैं देखिए, आज का विषय ये था कि मेरा जन्मदिन है, मैं राजनीति में सक्रिय हो रहा हूँ, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे कोई मुद्दा बचेगा नहीं, कोई मुद्दा दफनाया नहीं जाएंगे, ये सारे मुद्दे जनता के सामने आएंगे और समय आने पे इसके ऊपर उचित निर्णय भी होगा, इतना मुझ पे आप विश्वास रखिए। सर, एक सवाल का आखिरी जवाब दीजिएगा कि जैसा आपने कहा कि जिसने पार्टी में गद्दारी की है, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, क्या आपका बोलने का तात्पर्य था? उसके पीछे कि क्या एक चेतावनी समझी जाए? देखिए, सिंपल है, घर का बेदी लंका ढाए। संगठन इसलिए काम करता है, कई लोग इसके अंदर त्याग बलिदान तपस्या करते, खून बहाते, केसेस लेते संगठन, और 4 लोग उसके अंदर गंदगी करके चले जाए तो वो सबकी मेहनत बेकार होती है। इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने तपस्या, कितना जूना पार्टी है, और कोई आके गद्दारी करे तो क्या उन्हें बख्शना चाहिए, क्या नहीं बख्शना चाहिए? तो उन्हें डेफिनेटली समय आने पे उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। एक आखिरी और सवाल का जवाब दीजिएगा सर, आपकी नज़र में इस वक्त शहर किन समस्याओं से जूझ रहा है? बहुत सारी समस्या, पीने के पानी की ले लीजिए, ये रास्ते पे जो सीमेंट रोड अधूरे में बंद हो गए, हम खड्डों की बात कर ले, मैं क्या बोलते हैं ट्रैफिक की बात करता हूँ, ट्रैफिक की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से अब दहीसर चेकना का जाना हो तो 1-1 घंटा लग जाता है, मीरा रोड से भाईंदर जाना हो तो आधा घंटा लग जाता है। कोई कंट्रोल मुझे दिख नहीं रहा है, या फिर उसके अल्टरनेट ऑप्शन कोई ढूंढ नहीं रहा है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आएगी आपके सामने। सर सरकारी स्कूल एकदम खस्ता हाल है, 7वीं तक के यहाँ पर स्कूल है, अस्पताल सरकारी ढंग का नहीं है, लोगों को यहाँ पर जो एक आम आदमी उसे इन जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसके लिए आपके क्या दूसरे टर्म में आप कोई प्रयास करेंगे, लोगों को राहत मिलेगी ऐसा? नहीं, देखिए स्कूल का आपको कोई मीरा भाईंदर ऐसा शहर नहीं है। स्कूल जो है ये सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है 50% फीस देती है, सॉरी टीचर का पगार देती है, 50% कॉरपोरेशन देती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की अनुदानित शाला होने के कारण वो जहाँ तक परमिशन, कोई मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सब ऐसे ही। पूरे महाराष्ट्र में 10वीं किसी के स्कूल सरकार के स्कूल है क्या? तो नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में, मीरा भाईंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार ने बनाए क्या? तो नहीं बनाए। उदाहरण देता हूँ। तो जो वो तो सरकार का निर्णय है, वो करेंगे तो मीरा भाईंदर को। और मेरे बोलने से कल 9वीं चालू करो तो नहीं देंगे वो, ना टीचर देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कुछ नहीं देंगे। कल मैं बोलूँगा 10th चालू करो तो नहीं देंगे वो ऐसा। इस हालांकि मैंने तो बीच में डिसीजन दिया था कि कुछ बच्चे ऐसे वाकई में जो 7वीं 8वीं पास होने के बाद 10वीं के लिए उनके पास फीस भरने को पैसा नहीं होते। तो मैं क्योंकि 1.5 साल नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता, हमने एक निर्णय लिया था कि वाकई में जो ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं के पैसे नहीं भर सकते, तो सरकार मीरा भाईंदर 8वीं 9वीं 10वीं तो कम से कम उनको एक फिक्स अमाउंट 5,000 10,000 ये हम उनको दे, ताकि वो प्राइवेट स्कूल में जाके अपना एजुकेशन एटलीस्ट 10वीं तक का पूरा कर सके। ये हमारी सोच रही है। लेकिन मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन चाहेगी कि कल 8 9 10 हो जाए, तो नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पताल के बारे में क्या आपकी कोई विकास होगा? सरकारी अस्पताल ढंग का हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को मिल पाएगा? देखिए कोविड में ये हॉस्पिटल वरदान साबित हुआ है, और ये बनाने वाले कोई और नहीं, वो हम ही थे ना। हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर आज नहीं बनाया तो आज कोविड में क्या परिस्थिति होती। सर एक वक्त ऐसे भी आता है जब आपने कहा था गवर्नमेंट को कि हमसे नहीं संभल रहा है, आप इसे चलिए, और जिसे आज भी जो है कि गवर्नमेंट ही चला रही है। देखिए ये तो मैं आपका ही फायदा कर रहा हूँ ना। मुझे आप 50 हॉस्पिटल बनो, कल बनाऊंगा, लेकिन वो चलाने के लिए पैसा कौन देता है? तो यहाँ की जनता देती। जनता मतलब क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा, डेवलपमेंट चार्ज बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। जैसे रोड बनते टोल आते, तो अगर मैं जितना भार सरकार पर डालता हूँ उतना आपका भार कम होता है। मेरी तो दिल ही अच्छा है कि पूरा शहर जो है, कल से साफ सफाई का खर्चा भी सरकार करे, कल से क्या बोलते हैं खड्डे बुझाने का काम भी सरकार करे, तो ये तो फायदा ही है ना, बचत ही है। तो मैं तो उल्टा हॉस्पिटल का खर्चा सरकार के सर पे डाल के मीरा भाईंदर की जनता का टैक्स का पैसा बचा रहा हूँ। नहीं तो उतना ही पैसा टैक्स का बढ़ जाता। अंडरग्राउंड सीवर जैसे ही चालू हुआ तो क्या किया हमने? सीवरेज टैक्स लगा दिया, लगाया कि नहीं? अब कल हॉस्पिटल जैसा खर्चा है, क्या करेंगे? बोलेगा ये एक टैक्स लगा दो। तो हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर के जनता पे इसका भार ना आए। जितना खर्चा सरकार उठा सके उतना सरकार उठाए तो अच्छी बात है ना। अब मैंने कहा कि डैसर लिंक रोड बना रहे, 350 करोड़ रुपया खर्च है, तो मैं क्या चाहूँगा कि कॉरपोरेशन करे कि सरकार करे? तो मैं उनको यही बोलता हमारे पास पैसा नहीं, आप खर्च करो। तो ये अच्छा ही काम किया ना, बुरा काम थोड़ी किया है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्होंने हमारे उन सवालों के जवाब दिए जो जनता के मन में सवाल थे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें जो रास्ते पे चलना है वो कामयाब रहे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।